प्रणाम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारा सेशन है वो हमारे सामान्य हिंदी का ही सेशन है। पिछली दो वीडियोस आप ऊपर आई सेक्शन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और पहली दो वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, तो अब इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं हम यहाँ पर। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ लिपि के बारे में। लिपि में क्या है दोस्त, देखो लिपि में हमको लिपि के बारे में जाने, लिपि का विकास क्रम आपका क्वेश्चन पूछेगा और देवनागरी लिपि जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहले उसी को जानते हैं। अब लिपि के विकास क्रम की बात करें तो दोस्तों लिपि क्या होती है? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। आप जानते हैं कोई भी हमें क वर्ण लिखना हो तो उनके लिए कोई चिन्ह है ना। क को इस तरह बनाया जाएगा, ख को इस तरह बनाया जाएगा, अंग को इस तरह बनाया जाएगा, तो ये इनके लिए चिन्ह मान लिए गए हैं। अब इनको मैं जिस रूप में लिखूंगा उसे तो हम लिपि कहेंगे। इन इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, तो उससे एक लिपि बनेगी ना। तो देवनागरी इसमें लिपि, इसमें आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो लिपि का विकास क्रम जानते हैं सबसे पहले, को लिपि को किस तरह से उस समय लिखा जाता था। तो लिपि की बात करें तो लिपि का विकास क्रम चलता है। देखो दोस्तों, लिपि का विकास क्रम जाएगा आपका, पहले चित्रलिपि आई थी। चित्र के रूप में आपने देखा होगा, जो हमारे प्राचीन हमें जो लिपियाँ मिलती थी उसमें चित्र बने होते थे। पहले उसको हमने जाना, फिर हम प्रतीक के रूप में आए, कुछ सिंबल बने होते थे, फिर वो भाव लिपि में गया, बाद में ध्वनि के रूप में हमें लिपि देखने को मिली बहुत सारी। तो उस ध्वनि लिपि के अंदर ही आपकी दो तरह की लिपि आती है, अक्षरात्मक आती है और अधिक वर्णात्मक आती है, जिसको सिलेबिक बोला जाता है और वर्णात्मक को अल्फ़ाबेटिक बोला जाता है, जो कि हमारी अंग्रेजी की लिपि होती है जिसको हम रोमन लिपि भी कहते हैं। तो हमें इसको नहीं जानना है, हमें हिंदी के लिए भारत की और लिपि जो है, यानी कि इसमें आएगी हमारी एग्जाम पॉइंट की वजह से महत्वपूर्ण लिपि, उसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारत में उस समय तीन लिपियाँ थी, जिसमें थी सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। और हमें इसी ब्राह्मी लिपि के बारे में आज बात करनी है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही संस्कृत और हिंदी का विकास माना जाता है, देवनागरी लिपि का। तो ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में आई थी, इसको वैदिक आर्यों ने भी प्रयोग किया। इनका 350 ईस्वी लगभग ये शुरू थी। इसमें देखिए दो तरह की शैलियाँ थी, एक उत्तर की तरफ फैली उत्तरी शैली, और एक गई दक्षिण की तरफ दक्षिणी शैली। तो अब इसमें बात करें तो आपकी जो उत्तरी शैली थी उसमें आपकी पहले गुप्त शैली आती है, उसके नीचे हल्की एक गुप्त शैली में गई चौथी से 5वीं सदी के मध्य। और वहीं जो हमारी दक्षिणी शैली थी वो गई तेलुगु, तमिल, कन्नम, मलयालम आदि लिपियाँ, यानी कि कह सकते हैं दक्षिण भारत में जो हमारे राज्य हैं वहाँ की लिपियाँ, जिसको दक्कनी हिंदी भी बोला जाता है। हमें जानना है ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो इसमें उत्तरी शैली के बारे में जानेंगे, जिससे ही हमारी आगे देवनागरी लिपि का जन्म होगा। तो देखिए उसके बाद सिद्ध मातृका निकली, या फिर इसको कुटिल लिपि भी कहा जाता है। उसके बाद इसी कुटिल लिपि को दो भागों में विभाजित किया गया, एक थी आपकी नागरी और दूसरी थी आपकी शारदा। जो नागरी लिपि थी उसकी दो शाखाएं थी, एक पश्चिमी भारत की तरफ शाखा थी, एक पूर्वी भारत की तरफ थी। जो पश्चिमी है उससे हमारी देवनागरी का जन्म होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं जो शारदा थी वो क्या थी, उसमें गुरुमुखी, लहंदा, कश्मीरी, टाकरी, असमिया, उड़िया, बांग्ला ये आती थी भाषा। ओके, हमें नागरी के बारे में जानना है, जो कि पश्चिमी सागर से देवनागरी निकली। तो कभी अगर पूछे कि देवनागरी लिपि निकली कहाँ से है, तो देवनागरी जो लिपि थी वो निकली आपकी नागरी की पश्चिमी शाखा से निकली। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आयोग के द्वारा इस बार। तो लोक नागरी या हिंदी लिपि से कहा जाता है। देखो सबसे पहले इसका ये क्वेश्चन मेन है, इंपॉर्टेंट जो आता है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नागरी पड़ा, अगर ऐसा पूछता है तो ये है। और सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग हुआ था ना, वो आपका हुआ था, गुजरात के राजा था जयभट्ट। ठीक है, गुजरात का राजा था जयभट्ट। इसके शिलालेख में मिलता है 7 से 8वीं सदी, समय काल भी पूछ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद करना। 7 से 8वीं सदी के मध्य गुजरात के राजा था एक जयभट्ट, उसके शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग हुआ था। अब इसका स्वरूप कैसा है, मतलब देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है, ये दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं नॉर्मली, हम बाएं से कोई भी चीज़ लिखते हैं दाएं की तरफ जाते हैं ना, फिर बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये एक अक्षरात्मक लिपि है जो मैंने बताई थी आपको, सिलेबिक है। वहीं जो दूसरी लिपि है वो क्या आपकी रोमन लिपि है। वर्णमाला का, वर्णमाला जो है का सब वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक है। जैसे हमने देखा था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, तो एक क्रम से चल रहे हैं ना वर्ण। और ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। यहीं से निकला था वो क्वेश्चन भी, तो ध्वनि, क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि है
ध्वनि के हिसाब से ही हम बता पाते हैं कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ग में है। तो ये ध्वन्यात्मक लिपि है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ दोष होते हैं, इनको भी जानते हैं। कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जो मिलान करने वाले, तो वहाँ ऐसी चीज़ें पूछ लेता है आयोग। तो अब दोष की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ दोष भी हैं इसमें। जैसे सिरा रेखा का अनावश्यक प्रयोग है। देखिए अब भौ को ऐसे भी लिखा गया है, भौ के ऊपर ही मात्रा भी दी गई है, एक ही अशुद्धि हो सकती है यहाँ पर। दूसरा, वर्णों का रूप साम्य है, ड और ड़ में अंतर नहीं लग रहा है, ठीक है। न और ण को एक ध्वनि निकल रही है, तो बहुत कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्रिएट हुआ था। संयुक्त व्यंजनों का अनावश्यक प्रयोग है। देखिए जैसे द, श, त्र, ज्ञ का किसी भी शब्द में कहीं भी प्रयोग कर दिया गया था। रॉ के 4 वैज्ञानिक रूप में देखिए, जैसे देखिए आपने क्रॉ में दिखा होगा नीचे वाला र, ठीक है। एक कर्म में आपने देखा होगा मौ के ऊपर जो र की मात्रा है। एक नीचे वाला कृपाण में क्री र, तो र एक वाला र था। तो र के बहुत सारे 4 प्रयोग देखे थे, अवैज्ञानिक रूप थे। लिखने वालों को भ्रम हो रहा था कौन सा वर्ण कहाँ है। ई की मात्रा का देखो आप, जो छोटी की मात्रा होती है इसका लेखन वर्ण के पहले होता है, पर जब हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो बाद में आता है। जैसे व्यक्ति लिखा है ना, आप लिखा आपने काल, व्यक्ति लिखा आपने, देखिए मात्रा हमने पहले लिखी है, वर्ण के पहले लिख रहे हैं हम, पर इसका उच्चारण बाद में कर रहा हूँ ना मैं, व्यक्ति तो बोल दिया मैंने, उसके बाद ई की मात्रा बोल रहा हूँ, तो एक ये प्रॉब्लम थी। औ को देखिए ऐसे लिखा जाता था, झ को ऐसे, ण को ऐसे, ल को ऐसे। मतलब इसके लिए क्या प्रयास किए गए हमारे उस समय के जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उनके द्वारा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देवनागरी लिपि में उसमें जो सुधार किए गए थे वो भी बहुत सारे सुधार थे। जैसे 1904 में देखो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने तिलक फॉन्ट के बारे में बताया कि तिलक फॉन्ट प्रयोग कीजिए। फिर सावरकर बंधु ने औ की 12 खड़ी का प्रयोग किया, ठीक है। जैसे ओ आ ई बोलते हैं ना, उसका प्रयोग किया है। और गांधी जी ने इसी का प्रयोग हरिजन सेवक में किया, औ की 12 खड़ी का। ओके। और श्याम सुंदर दास है उसके बाद जो हमारे थे कवि, इनके पंचमाक्षर के स्थान पर इन्होंने अनुस्वार का प्रयोग करो बोल दिया। जो बिंदु बताया था मैंने, अनुस्वार और जो विसर्ग बताया था, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग बताया था इन्होंने, श्याम सुंदर दास ने ये सुझाव दिया था। फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी द्वारा रोमन लिपि का प्रस्ताव दिया गया हिंदी में। फिर श्रीनिवास जी का महाप्राण वर्ण के स्थान पर अल्प प्राण के नीचे छोटा सा एक आपने एस जैसा वर्ण चिन्ह देखा होगा, इसका प्रयोग करने को दिया उन्होंने। जहाँ पर महाप्राण वर्ण है वहाँ पर आप अल्प प्राण के नीचे ये लगा दीजिए, ताकि ज़्यादा समय उसको बोलने में लगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन देखो इंदौर में हुआ था, 24वां अधिवेशन था 1935 में। इसमें नागरी लिपि सुधार समिति स्थापित हुई, ये आ सकता है। संयोजक कौन थे इसके? काका कालेलकर थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी लिपि सुधार समिति सर्वप्रथम कहाँ बनी? तो 1935 में बनी, इंदौर में इसका सम्मेलन हुआ था, जहाँ संयोजक काला काका कालेकर थे इसके। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा भी का भी स्थापना हुई। तो नागरी प्रचारणी सभा याद कर लो आप, 1945 में। तो नागरी लिपि में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, याद रखिए। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 1947 में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष थे नाचार्य नरेंद्र देव जी। और फिर लिपि सुधार परिषद भी स्थापित हुई थी 1953 की ये बात थी। देवनागरी लिपि था या हिंदी वर्तनी जी थी जो हमारी, हिंदी वर्तनिकी का मानकीकरण पूछता है अगर, तो इसका वर्ष याद कर लीजिए। हिंदी वर्तनिकी का मानकीकरण अगर पूछता है आपसे, तो इसका मानकीकरण हुआ था 1983। तो बुक में भी ये मेंशन है, इसको याद कीजिएगा। अगर मानक देवनागरी वर्णमाला पूछ देता है तो ये 1966 याद कीजिएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट के लिए ये महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्तनिकी का मानकीकरण अगर पूछता है, तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण पूछता है तो 1983 याद कीजिएगा। और मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी में आई थी। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे। तो इसमें जो भाषाएं लिखी जाती हैं वो कितनी हैं टोटल? तो देखिए याद कर लीजिए पहले आप, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, गढ़वाली हमारी, कुमाऊनी, बोडो, अगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी। तो ये अगर आपको याद होंगे तो वहाँ ऑप्शन में एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है या फिर लिखी जाती है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है या पूछा गया है, ये याद रखना है।
तो और इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य, जो खड़ी बोली भाषा में बताया था मैंने आपको, ये प्री प्रवास लिखी गई थी, पहला महाकाव्य। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो थी, पुस्तक थी प्रेम सागर। ये भी आपको यहाँ पर ये नोट करना है। दोस्तों रीजनिंग के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। 10 नंबर की रीजनिंग के लिए आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, और बाकी अन्य क्लासेस के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। बाकी मैंने PYQ की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको भी चेक कीजिए। बाकी ऐसी सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। हिंदी का ये तीसरा भाग था। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और देखिए मैं आपको साथ ही में पत्र लेखन और हिंदी में आपका जो है आपका जनसंचार, उस चैप्टर को फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा रिवीजन। वैसे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं 2 वीडियो हैं, एक में PYQ और एक में थ्योरी क्लास है। और SI वाले जो बच्चे हैं याद ध्यान रखिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बचा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, और कुछ परसेंटेज और कुछ नाव वाले प्रश्न हैं, तो उनको भी मैं जल्दी से उनकी वीडियो दूंगा आपको। PYQ सॉल्व करेंगे सीधे से। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों चैनल पे, और मिलता हूँ आपसे नए एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम आप सभी को।